आपके अपने चैनल नीट फ्लिक्स पे। आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है, वी नो दैट इट्स ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, एक्सपिरेशन। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है और होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग का जो अल्टीमेट एम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ये समझने के लिए कि रेगुलेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते ही मैं आपको ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि जब भी रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करेंगे। मतलब जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम कम करेंगे बाय रेस्पिरेशन। और क्या करेंगे, एक्विजिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बढ़ाने का है बाय एड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने का है। ये एम होता है हमारा रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब मैं वापस से यहां पे आऊंगा, ये हमारा सेंट्रल थीम रहने वाला है। मैं वापस से यहां पे आऊंगा। अब हम बात करने वाले हैं अल्टीमेटली कि जो हमारा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है वो कैसे हो रहा है। मैं यहां पे बना रहा हूं ये हमारा ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमने बात करा था सीएनएस के अंदर ही, जो हमारा नर्वस सिस्टम था, कि हमारे जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पे ऑटोनॉमिक कंट्रोल चाहिए होता है, वो किसके थ्रू अचीव होता है, ब्रेन स्टेम के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये तो है ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये मिड ब्रेन है हमारा। ओके, ये पॉन्स हो जाएगा, ये मेडुला हो जाएगा, और मेडुला की जस्ट नीचे ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमको पता है स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला, तो मेडुला के जस्ट नीचे अपने को स्पाइनल कॉर्ड मिलने वाला है। ओके, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन से हमको रेगुलेट करने का है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आ रहे हैं सेंटर थीम पे। ये तो हमने ब्रेन स्टेम बना लिया, यहाँ से पूरा रेगुलेशन होने वाला है। अच्छा, रेगुलेशन क्यों होने वाला है और किस चीज का होने वाला है। सी, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन में अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को एक्वायर कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता हूं तो क्या रेस्पिरेशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, जो हमारा बॉडी है उसको रेस्पिरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडरेट करना पड़ेगा, ताकि इन केमिकल्स का एक बार फिर से होम्योस्टेसिस अचीव हो जाए, क्योंकि हमको इनको फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर चाहिए। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो मुझे रेस्पिरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं उनको उनकी नॉर्मल वैल्यूज पे लेके आ सकूं। तो यही होने वाला है। यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं, जिन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि उन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन फिर से नॉर्मल हो जाए। अब वो केमिकल्स कौन से, पहला केमिकल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो पहला केमिकल है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा केमिकल है प्रोटॉन, तीसरा है ऑक्सीजन। ये तीन केमिकल्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन को टाइटली रेगुलेट करने का होता है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी ना तो रेस्पिरेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो हम वहीं से फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, ब्रीथ करने का एम ही ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने का है और ऑक्सीजन का बढ़ाने का है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया किसी रीजन से, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो रेस्पिरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसको वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए। जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है ना, इसका ये याद रखने का है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है ना और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है
उनके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है लगभग प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कैसे? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब है, यह भी क्यों हो रहा है देखना। हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर रहता है, हमारे टिश्यू स्पेसिस के अंदर वाटर रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, उस वाटर के साथ मिलके बनाती है क्या? कार्बोनिक एसिड H2CO3। हमको पता है केमिस्ट्री का रूल है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी। दैट्स व्हाई इट्स दिस मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या बनाएगा उसके बाद? एसिड है तो ब्रेक होगा, प्रोटॉन देगा, और साथ में जब इसमें से एक H+ आप निकालोगे तो बचेगा HCO3 माइनस बाई कार्ब्स। ओके, अच्छा, जो पहला रिएक्शन है वो भी रिवर्सिबल है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, वो इसको कैटालाइज करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना तो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। ये इक्वेशन से बहुत क्लियरली दिख रहा है अपने को यहाँ पे कि ये होने वाला है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है या प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो हैंड इन हैंड जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, मतलब जो pH है वो कम हो जाएगा। ऐसे कैसे? अपने को पता है pH इज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/लोगैरिथम ऑफ H+। या केमिस्ट्री में देखोगे और अच्छे से कि ये रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, H+ आधा मतलब pH कम, बरोबर चीजें दोनों सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो केमिकल्स हैं इनका केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। वो कौन है? जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो चेंज होता है उस चेंज को जो डिटेक्ट करने वाले जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीमोरिसेप्टर्स। अब कीमोरिसेप्टर्स दो टाइप के होंगे, एक तो हो जाएंगे वो जो सेंटर में होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेंट्रल टाइप, और कुछ हो जाएंगे पेरिफेरल टाइप। अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहां होंगे? नाम से पता चल रहा है सेंट्रल, सेंटर में होंगे। सेंटर कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज हमको न्यूरॉन्स चाहिए इसे सेंस करने के लिए। मतलब टिश्यू ऐसा होना चाहिए जिसका जो ओरिजिन है वो नर्वस सिस्टम से हो। ओके, पेरिफेरी में कहां पे मिलेंगे मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप याद करना, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज, इनके अंदर मतलब ये लोग हैं साथ में मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो फिगर है इस फिगर के अंदर तो हम देखने वाले सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, I'm sorry, पेरिफेरल के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ना, ये मेनली इन तीनों में से कौन से केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे? मतलब इनमें से कौन से केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिटेक्ट करेंगे? वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मतलब जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है दैट सेंसिटिव फॉर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये मेनली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो चेंज होता है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं यार, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, इसे डिटेक्ट करेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, उनका चेंज डिटेक्ट करेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब इतना हमने समझ लिया कि ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन के अंदर चेंज नोटिस करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, वहां पे जाने से पहले कुछ सेंटर्स हमको पता होनी चाहिए, जो हायर सेंटर्स हैं। मेडुला के अंदर कौन सा सेंटर है जो कि स्टिमुलेट होगा इन आयंस की वजह से, या इन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा उसकी वजह से, वो हमको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेंटर है ये मेडुला के मैं पीछे बना रहा हूं। ठीक है, ये पहला सेंटर है, इसको मैं थोड़ा बैटरी जैसा बना रहा हूं। ओके, ठीक है, एक सेंटर हो गया ये। इस सेंटर को एक्चुअली हम रिदम सेंटर बोलते हैं, रेस्पिरेटरी
रिदम सेंटर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें इसको रिदम सेंटर बोला हुआ है। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोल देते हैं या फिर रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। मेडुला में जो सेंटर है पीछे पीछे है मेडुला में, ठीक है। अब मेडुला के जस्ट आगे ये जो सेकंड बल्ज है, ये सेकंड बल्ज मेडुला का है। इसमें आगे भी एक सेंटर है, सेंटर बोल दो, रीजन बोल दो। इस रीजन का काम क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले इस रीजन को हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया, नाम पे ध्यान देना, इट्स कीमो फॉर केमिकल्स एंड सेंसिटिव, व्हिच मींस इट इज गोइंग टू बी सेंसिटिव टू सर्टेन केमिकल्स, मींस इट्स गोइंग टू बी सेंसिटिव टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ मैं यहीं पे बता दूं, जो कीमो सेंसिटिव एरिया है यही एक्चुअली सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। तो इस कीमो सेंसिटिव एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ये पता होना चाहिए। मतलब ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जो उनका चेंज है उसके अगेंस्ट में स्टिमुलेट होगा और रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या हो गया, कीमो सेंसिटिव एरिया। दूसरा सेंटर जो हमने बात किया नर्वस सिस्टम के अंदर, एक सेंटर और है, वो कहां पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा पॉन्स में। तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं। ये सेंटर का नाम है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। बताऊंगा मैं आपको इसका फंक्शन क्या है, लेकिन फिलहाल इसमें ज्यादा कोई काम आने वाला है नहीं हमारे डिस्कशन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये एक्चुअली कैसे डिटेक्ट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या, मतलब कैसे वो चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हुआ, डिटेक्ट कैसे करता है वो, और उसके बाद ये कैसे फायर करने वाला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, मैं यहां पे ब्लड वेसल बाहर बना रहा हूं। बार बनाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि मैं आपको यहाँ पे इस चीज को थोड़ा स्ट्रेस आउट कर सकूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके बीच में एक बैरियर एग्जिस्ट करता है। ओके, ये बैरियर है जो ब्लड के बीच में और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये लिपिड से मिलकर बना है। लिपिड मींस फैट्स। तो अब देखना होगा क्या, मेरे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और H+ आयंस है। इनका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो अपने कीमो सेंसिटिव एरिया है इसको डिटेक्ट करता ही रहता है। जब चेंज होगा ना तो ये कैसे कैसे बिहेव करने वाला है वो देखना, और उसको पता कैसे चलेगा ये चीज देखना। सबसे पहले जो H+ आयंस है वो कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज आयन, और आयन बीइंग समथिंग लाइक पोलर, इट्स चार्ज्ड। चार्ज वाली जो भी चीज चार्ज होती है वो कभी भी लिपिड बैरियर को या लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर एक लिपिड मेम्ब्रेन है जिसको कोई भी चार्ज स्पीशी है वो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज अ चार्ज, इट्स सिंपली अ चार्ज। H+ आयन चार्ज है, चार्ज कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा इस ब्लड ब्रेन बैरियर को। लेकिन जो CO2 है, CO2 इसको क्रॉस कर लेगी बहुत इजीली। CO2 गैस है, जो भी ब्लड ब्रेन जो भी गैसेस होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ऐसे क्रॉस करती है कि उनके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोलते हैं कि CO2 crosses this blood brain barrier as if it never existed for it। तो CO2 इसको बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा और कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब होगा क्या, क्योंकि जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो चेंज है उसे डिटेक्ट करेगा, बरोबर। तो CO2 सबसे पहले गया अंदर, और अंदर जाके वो क्या करेगा, इस कीमो सेंसिटिव एरिया को करेगा स्टिमुलेट। I'm sorry। अच्छा,
जो CO2 है अंदर, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर रहा है, ये ठीक, ये हमने देख लिया। पर मैंने बोला था कि जो H+ है, H+B इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करता है। वो कैसे करता है? एंड बाय द वे, जो CO2 है ना, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो CO2 के कंपैरिजन में H+ को लेके ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब H+ के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, उसको लेके ज्यादा सेंसिटिव है अपना कीमोसेंसिटिव एरिया। सवाल ये कि जब H+ अंदर जा ही नहीं सकता है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट वो इतना सेंसिटिव क्यों हो गया? देखना, जो CO2 है, CO2 एक्चुअली अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर जाने के बावजूद CO2 डायरेक्टली जो कीमोसेंसिटिव एरिया पे उस पर बहुत कम इंफ्लुएंस लेकर आता है। मेजर इंफ्लुएंस जो CO2 का होता है, माना थोड़ा सा इंफ्लुएंस वो डायरेक्टली कीमोसेंसिटिव एरिया पे बाइंड करके ले लेगा। जो मेजर इंफ्लुएंस है वो आता है, CO2 क्या करेगा, अगेन वही वाटर से बाइंड करेगा, क्योंकि ये भी टिश्यू है। इस टिश्यू के अंदर जो वाटर है उस वाटर को बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट रहेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट से क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड बीइंग एन एसिड ब्रेक होगा H+ आयन के अंदर और बाइकार्ब्स के अंदर। ये H+ आयन है जो अभी अंदर बना है। ये रिएक्शन कहां हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें क्या बना, H+ आयन बना ना। ये H+ आयन किसको स्टिमुलेट करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया को, एंड दैट्स इट। ठीक है, एक बार यहाँ पे रिकैप करते हैं थोड़ा सा। हमने बात करी कि जो रेस्पिरेशन है उसे रेगुलेट करने का बहुत टाइटली रेगुलेट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स एक इंसान के सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो इनका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अपन को रेस्पिरेशन को बहुत टाइटली रेगुलेट करना होता है। जब भी इन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो रेस्पिरेशन कुछ अलग तरीके से ऑल्टर हो जाता है। अभी कैसे हो रहा था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो ये जाके कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं, और उसे स्टिमुलेट करके क्या करेंगे, नेक्स्ट कीमोसेंसिटिव एरिया जब स्टिमुलेट हो गया तो ये स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब सवाल ये कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो सप्लाई करता है कुछ मसल्स को। ठीक है, ये क्या है, ये मसल्स है। कौन सी मसल है ये मसल है अपनी इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, डायफ्राम, ये मेजर मसल्स हैं जो कि क्या करती है, किसी भी इंसान को इंस्पायर करने को हेल्प करती है। वो वाला इंस्पायर नहीं, ये इंस्पिरेशन है, मतलब टेकिंग ब्रीथ इन। ठीक, अब ये इन मसल्स को स्टिमुलस कहां से आएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर से। ओके, अब इंस्पिरेशन सी, जो एक्सपिरेशन है, एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब उसमें एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस जिसमें आपको एफर्ट लगता है। तो एफर्ट इन मसल्स की वजह से आता है कि डायफ्राम को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो डायफ्राम फ्लैट होगा। इसके बारे में बात करेंगे, इस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल के अंदर बात करने वाले। लेकिन डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट आउट हो जाता है। फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। बॉयल्स लॉ, प्रेशर कम हुआ, अंदर प्रेशर कम हो गया गैसेस का, लेकिन बाहर तो ज्यादा है तो गैसेस अंदर मूव करती है। तो इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन एक्सपिरेशन, आप इंस्पिरेशन बंद करोगे और एक्सपिरेशन अपने आप हो जाएगा। रिकॉइल की वजह से होता है, वो इलास्टिक रिकॉइल होता है लंग्स का। तो इसलिए हम जब भी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन। हम इंस्पिरेशन को रेगुलेट करना चाहते हैं क्योंकि एक्सपिरेशन तो अपने आप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो रिदम बनाने के लिए, रेस्पिरेशन की रिदम और रेट को कंट्रोल करने के लिए वो किसे कंट्रोल करता है, वो किसे फायर करेगा, फायर करेगा मतलब वो स्टिमुलेट करेगा मसल्स को। कौन सी मसल्स को, जो कि इंस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। ओके, तो हुआ क्या, केमिकल्स है, केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, उसको उसके अगेंस्ट में अपने को रेस्पिरेशन थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीमोसेंसिटिव एरिया है, उसने केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिटेक्ट किया,
स्टिमुलेट किया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जिसने जाके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल डायफ्राम इनको स्टिमुलेट किया और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके इंस्पिरेशन कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टोरी किसका, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का, कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कैसे केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज डिटेक्ट करते हैं और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट बचा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ये समझने के लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, ऐसे कर देते, ये मैंने बनाया है आर्च ऑफ एओर्टा, जो कि कहां से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। इसकी 3 ब्रांचेस होती है, मेजर ब्रांचेस। ये पहली ब्रांच मैंने बनाई है इसकी, दूसरी, तीसरी। जो तीसरी ब्रांच है वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक है ब्रैकियोकेफलिक ट्रंक। राइट साइड में ब्रैकियोकेफलिक ट्रंक है, जिसकी एक ब्रांच है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, थोड़ा एनाटॉमिकल हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट समझना ये कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, मैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्या है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये ऊपर जाएगा। ओके, और ये जब बायफर्केट होंगी ना आगे, इनके बायफर्केशन पे क्या होगा, ठीक है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे कुछ कीमोरिसेप्टर्स। ये क्या है, कीमोरिसेप्टर्स है। कुछ मैंने बनाया कहां पे, आर्च ऑफ एओर्टा पे, और कुछ मैं बनाऊंगा एट बायफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब ये भी बायफर्केट करेगी, जब भी ये बायफर्केट करेगी, उसके पॉइंट पे भी क्या होगा, ये कीमोरिसेप्टर्स होंगे। ओके, अब होगा क्या, ये कहां पर है, ये पेरिफेरी में लोकेटेड है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। जो आर्च ऑफ एओर्टा में उसे मैं क्या बोलूंगा, एओर्टिक, और जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी में उसे मैं क्या बोलूंगा, कैरोटिड बॉडी। सो इट्स कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडीज व्हिच आर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। अब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिटेक्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है, कम है, ज्यादा है, वो कौन डिटेक्ट करेगा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। एओर्टिक बॉडी है, कैरोटिड बॉडी। अच्छा, होगा क्या, देखते हैं। मान लेते हैं कि जो अपना ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो गया, ब्लड के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, यहां पे ऐसे बताते हैं, कम हो गया। तो वो क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, कैरोटिड बॉडी को और एओर्टिक बॉडी को। ये इसको सेंस करेंगे कि इसका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी फायर करेंगे। अब इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनके थ्रू कुछ नर्व्स निकलती है। अभी क्रेनियल नर्व्स है, जो क्रेनियल नर्व निकलती है कैरोटिड बॉडी से, वो है 9th क्रेनियल नर्व, जिसे हम बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और जो एओर्टिक बॉडी है ना, इससे जो क्रेनियल नर्व जा रही है वो कौन सी है, एओर्टिक बॉडी से जो जा रही है क्रेनियल नर्व, वो है क्रेनियल नर्व 10th, वेगस नर्व। अब ये नर्व्स क्या करेगी, अगेन ये कहां जाएगी, ये जाएगी हमारी हायर सेंटर्स पे। कहां गई, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व, ये जाएंगी हायर सेंटर्स पे, और हायर सेंटर्स पे जाके क्या करेगी, अगेन आपका जो रेस्पिरेशन है उसको जाके क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, ताकि आप थोड़ा ज्यादा रेस्पायर करो और जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, सो एक बार इसको पूरे को रिवाइज करते हैं। अच्छा, रिविजन करने से पहले एक बार जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करेगा, मैंने बताया कि कीमोसेंसिटिव एरिया है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, और वैसे ही पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है। ये क्या कर रहे हैं, जब भी ये स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ये हमेशा रेस्पिरेशन को स्टिम्युलेट कर रहे हैं, ये इंस्पायर करवा रहे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर से, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो इंस्पिरेशन की मसल्स है, रेस्पिरेशन की मसल्स है, उनको इनर्वेट करके उनको एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिटर है रेस्पिरेशन का।
ये चीज सिर्फ इतना याद करने का है अपने को कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है तो अल्टीमेटली आपको स्टिमुलेट या इनहिबिट तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही करना है, लेकिन जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो उसको इनहिबिट करता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्योंकि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। ये क्या करेगा, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो आपका डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है उसे तो कम कर देगा कि मैं कितना डीपली इंस्पायर कर रहा हूं। ये जो डेप्थ है कि कितना ज्यादा मैं एयर को अंदर ब्रीद इन कर रहा हूं, ये इसे कम कर देगा। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से जब भी ये स्टिमुलेट होगा ये रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो उसका डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है, मैंने बताया था कि अगर मुझे रेस्पिरेशन को इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो मैं उसकी रेट और रिदम को कंट्रोल करता हूं। ये उसमें ही आ जाता है। डेप्थ है ना, वो कैसे होता है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे होता है, लेकिन हाँ अभी याद रखना कि ये जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन भी ये अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से ये डेप्थ कम हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इसने तो स्टिमुलेट किया, लेकिन इसने स्टिमुलेट नहीं किया, इसने अभी भी उसको इनहिबिट ही किया है। जब आप डेप्थ को कम करते हो ना तो उसके साथ में ये चीज भी होती है कि उसका थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद करने का है कि ये इनहिबिटर है ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक बार हम रिवाइज करते हैं पूरे को। हमने बात करी कि जो रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेस्पिरेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लेके कि इसका क्या रहता है, इसको थ्रू रेस्पिरेशन हमारा होता है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने का है और ऑक्सीजन को एक्वायर करने का है। इस प्रोसेस में हम कुछ केमिकल्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर मेंटेन रहे फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी। इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है और ऑक्सीजन का ज्यादा रखने का है। अब जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयंस है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जाता है। मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो जो H+ आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहेगा। उसका मैंने एक इक्वेशन आपको बता दिया जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, जब इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा उसके अगेंस्ट कुछ कीमो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे और रेस्पिरेशन को ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे ताकि इन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाए। जिसमें मैंने पहले बताया था आपको सेंट्रल कीमोरिसेप्टर दो टाइप के, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल लोकेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल लोकेटेड है पेरिफेरी के अंदर। एक तो आर्च ऑफ एओर्टा में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एओर्टिक बॉडी, और एक मिल जाएगा एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसे हम कैरोटिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ या प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो फायर करेगा, वो स्टिमुलेट होगा। जब वो स्टिमुलेट होगा तो वो अपने बाजू में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसे स्टिमुलेट करेगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, वो सारी मसल्स जो कि इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है, उन मसल्स को एक्टिवेट करेगा, जिसमें से एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है और डायफ्राम है। ऐसा करने पे जो इंस्पिरेशन वो बढ़ जाएगा और आपका रेस्पिरेशन को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में। हाइड्रोजन ओके, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो कम होता है उसे कौन डिटेक्ट करते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, जिसमें एओर्टिक बॉडी और कॉमन कैरोटिड बॉडीज आ जाएंगे। जो कैरोटिड बॉडीज है वहां से निकलती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और जो एओर्टिक बॉडी है वहां से निकलती है वेगस नर्व, जो हायर सेंटर्स पे जाके रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि जो आपका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका कॉन्सेंट्रेशन जब भी चेंज होगा इस चेंज के अगेंस्ट में हम रेस्पिरेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन हम फिर से नॉर्मल कर सके। मैंने आपको बताया कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि ये इतने सेंसिटिव भी नहीं होते हैं कि ऑक्सीजन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में वो सिग्निफिकेंट हो। मतलब
ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होगा उसकी वजह से रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो इनसिग्निफिकेंट है। ये टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है आपकी। ये बात सच है कि जो कीमो सेंसिटिव एरिया है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। इसके लिए हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका ज्यादा रोल नहीं होता है रेगुलेशन में, और यही स्टेटमेंट आपको याद करना है। हाँ, अगर कोई पूछे कि वो कैसे करता है, जितना भी करता है, तो हाँ वो ऐसे करता है। बाकी ये कीमो सेंसिटिव एरिया वाला जो है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, आपको अच्छे से आना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज दिस वीडियो ऑफ टुडे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।